हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। आपने ओम का नियम तो पहले ही पढ़ रखा होगा, जिसके बारे में आपने 10th क्लास में पढ़ रखा होगा और 12th में भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा। लेकिन क्या आप इसका अपरिचित रूप जानते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा अपरिचित मूवी में जो विक्रम का एक रोल रहता है नंगी, उसका एक अपरिचित रूप होता है जिसके बारे में सब नहीं जानते हैं। लेकिन इसी तरीके से यहाँ पर ओम का नियम, जिसे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन 12th क्लास में उसका एक अपरिचित रूप भी है जो आप नहीं जानते हैं। इसलिए हमने इस टाइप से थंबनेल बनाया है ताकि आप लोग इसको समझ लें कि ये क्या रूल है। लेकिन इस नियम को जानने से पहले हमें दो बेसिक चीजें जाननी पड़ेंगी जो इसके अंदर डायरेक्ट यूज होंगी, जो आपको मैं पहले ही बता देता हूं। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है। एक होता है करंट डेंसिटी, जिसको हम धारा घनत्व कहते हैं, और दूसरा होता है वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है। क्योंकि ये दो चीजें जो है वो मैं इस वीडियो के अंदर यूज करने वाला हूँ। इससे डेरिवेशन के अंदर यूज करूंगा जो आपको अपरिचित रूप जो होता है उनका, उसके अंदर आपको ले जाएगा। तो एक होता है करंट डेंसिटी। देखिए करंट डेंसिटी क्या होता है, तो करंट डेंसिटी का मतलब होता है पर यूनिट एरिया में जो कुछ भी अमाउंट होता है उसको डेंसिटी कहते हैं। इसी तरीके से पर यूनिट एरिया में करंट कितना फ्लो हो रहा है, जब भी कोई करंट किसी वायर के अंदर फ्लो होता है तो उसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर का होता है। तो उस क्रॉस सेक्शनल एरिया के यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना करंट फ्लो आउट हो रहा है उसे ही हम बोलते हैं करंट डेंसिटी, जिसको हम जे से शो करते हैं। और इसका एक अनदर फॉर्म जो होता है जे इक्वल टू एन वीडी। वीडी जो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ये आप अलग वीडियो में समझ जाएंगे। तो जे इक्वल टू एनी वीडी होता है, लेकिन हमारे डेरिवेशन में जो काम आने वाला है वो ये है। और इसकी यूनिट एम्पियर पर मीटर होती है। करंट का एम्पियर होता है और जो एरिया होता है उसका मीटर स्क्वायर होता है, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो ये एक तो हो गया करंट डेंसिटी, जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज के बीच में रिलेशन जो है सेकेंड वाले चैप्टर में पढ़ रखा होगा। 12th की अगर क्लास चलती है तो आप उसमें सेकेंड वाला जो चैप्टर है उसके अंदर आपने पढ़ रखा होगा वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है। तो वहां पे एक डेरिवेशन भी आपने सॉल्व किया होगा जिसके अंदर आप क्या कहते हैं, जो स्लोप होता है वो आपने पढ़ा होगा। तो इसके अंदर दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, पर यूनिट लेंथ पर वोल्टेज कितना ड्रॉप होता है। पर यूनिट लेंथ पर वोल्टेज ड्रॉप को विभव प्रवणता या फिर वोल्टेज स्लोप कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो पर यूनिट लेंथ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है उसे ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E इक्वल टू वी अपॉन एल ये चीज होती है, जिसका वोल्ट पर मीटर, इसका आपने यूनिट बड़ी होगी वोल्ट पर मीटर, तो वो इसी फॉर्मूले से क्या होता है वहां पर एस्टिमेट किया जाता है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये आप यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच जो रिलेशन है वो, और साथ में जो करंट डेंसिटी है इसका फॉर्मूला जो है ये, इसको हम यूज करने वाले हैं। अब आते हैं वापस हम 10th क्लास में। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि आर मतलब जो रेजिस्टेंस होता है, आर इक्वल टू वी अपॉन आई आपने पहले ही पढ़ रखा होगा। वी इक्वल टू आर आई आपने जो ओम्स का रूल होता है उससे आपने आर इक्वल टू वी अपॉन आई को पढ़ रखा होगा। लेकिन आर को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं, आर को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, तो आर जो रेजिस्टेंस होता है उसको इफेक्ट करने वाले दो फैक्टर्स होते हैं। एक तो होता है लेंथ, मतलब जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि जितना लंबा रास्ता होता है उतना ही ज्यादा स्पीड ब्रेकर आएंगे। तो आर प्रोपोर्शनल टू होता है एल, और एक होता है आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। एल तो होता ही है 1 अपॉन ए, मतलब आर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, जिसका वीडियो मैंने पहले ही आपको बनाकर दे रखा है। इससे पहले आपने एल्यूमिनियम का तार मोटे क्यों बनाए जाते हैं वो वाला जो वीडियो मैंने बना रखा था, उसके अंदर आप इसको देख सकते हैं। तो आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, ये चीज आपने पढ़ रखी है। तो यहां से आपने पढ़ रखा होगा कि जो आर होता है वो रो एल अपॉन ए होता है। और यहां से जब आप रो फाइंड आउट करते हैं तो रो इक्वल टू आपके पास आता है आर ए अपॉन एल। अब ये होता है रो, रो को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। किसी भी मेटल की जो रेजिस्टिविटी होती है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, क्योंकि यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा हुआ है तो ये कांस्टेंट वैल्यू ही होती है, ये कभी भी चेंज नहीं होती है। लेकिन रेजिस्टेंस कम ज्यादा हो सकता है। तो आर इक्वल टू रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल जो होता है, ये फॉर्मूला आपके पास आता है। बट मैंने आपको बताया कि जो आर इक्वल टू आपने पढ़ रखा है वो आर इक्वल टू होता है वी अपॉन आई। क्या होता है, वी अपॉन आई होता है। और यहां पे अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं तो ये हो जाएगा रो इक्वल टू वी अपॉन आई इंटू ए अपॉन
एल, और इसको अगर मैं रीअरेंज करूं तो v अपॉन एल लिख सकता हूं और i अपॉन ए लिख सकता हूं। तो ये हो गया v अपॉन एल और ये हो जाएगा i अपॉन ए, i अपॉन ए। इसको रीअरेंज करेंगे, देखो v अपॉन आई तो नीचे ही आ जाएगा, i जब ऊपर जाएगा तो i अपॉन ए, या a अपॉन आई भी इसको हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? a अपॉन आई। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो a अपॉन आई बनेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बनता है, v अपॉन एल इक्वल टू आई अपॉन ए। अब यहाँ पे देखते हैं रो इक्वल टू क्या आता है। तो देखिए v अपॉन एल को हम क्या बोल सकते हैं, v अपॉन एल को हम बोल सकते हैं e। तो ये हो गया आपका e वेक्टर। ठीक है, समझ में आया? v अपॉन एल को हम क्या बोल सकते हैं, e बोल सकते हैं, e वेक्टर। और i अपॉन ए को हम क्या बोल सकते हैं, i अपॉन ए होता है यहाँ पर जो होता है j होता है। तो ये हो जाएगा आपका j। अब यहाँ पे देखिए j इक्वल टू रो e। अब j इक्वल टू, यहां से अगर हम फाइंड आउट करें तो j इक्वल टू क्या आ जाएगा, e वेक्टर अपॉन रो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, j वेक्टर इक्वल टू, एक्चुअली j इक्वल टू क्या हो जाएगा, e वेक्टर अपॉन रो हो जाएगा। ये जो रो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी का जो उल्टा होगा वो क्या होगा, कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको हम, कंडक्टिविटी। तो रो इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा। सिग्मा जो होता है इसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। क्या होता है ये, सिग्मा इक्वल टू होता है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। और रो इक्वल टू क्या था इसका, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी या इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, आपने पढ़ रखा होगा। तो यहां पे अगर आप देखते हैं तो J इक्वल टू ई अपॉन रो आता है, या E इक्वल टू रो J इसको लिख सकते हैं। एक तो ये फॉर्मूला होता है, आपको मालूम होना चाहिए। एक E इक्वल टू रो J होता है, ये फॉर्मूला भी आपको मालूम होना चाहिए, ये भी पूछा जाता है। अब देखिए यही जो रूल है, ये यहाँ पे देखिए E हम बोलते हैं पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में अगर हम देखें तो E रो J, J मतलब करंट। करंट मतलब यहाँ पे अगर आप मैं ओम के नियम से अगर इसके कंपैरिजन करूं, V इक्वल टू आई आर से मैं कंपैरिजन, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे क्या है, रेजिस्टिविटी है। यहाँ पर करंट है तो यहाँ पे क्या है, करंट डेंसिटी है। और यहाँ पे V है, V मतलब क्या होता है, वोल्टेज होता है। और याद हो तो हम EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से इसे हम कनेक्ट करके बता सकते हैं कि E मतलब वोल्टेज, रो मतलब रेजिस्टेंस और J मतलब करंट के सिमिलर जो फॉर्म होता है वो ये बनता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ओम्स लॉ का अपरिचित रूप। और एक और चीज होती है, इसी को लिखने का एक और तरीका होता है। अगर मैं 1 अपॉन रो, मतलब रो को 1 अपॉन सिग्मा लिख सकता हूँ, तो सिग्मा को 1 अपॉन रो लिख सकता हूँ। मतलब 1 अपॉन रो को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर सिग्मा जो होता है वो लिख सकता हूँ। तो J इक्वल टू आपके पास एक और चीज आती है जिसको हम बोलते हैं सिग्मा E। और इस तरीके से ये तीनों ही फॉर्म में ये जो होता है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये किसी भी फॉर्म में इसको पूछ लिया जाता है। और मेरे हिसाब से ये जो अपरिचित रूप है इसको हम कहते हैं ओम का नियम, है ना, ओम्स लॉ इन द फॉर्म ऑफ कंडक्टिविटी एंड करंट डेंसिटी। ओम्स लॉ इन द फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी, रेजिस्टिविटी। और यहाँ पर ये सारे रिलेशन आपस में किस प्रकार से होते हैं ये आपने देख लिया। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो और एक अपरिचित रूप जो होता है ओम्स लॉ का अगर आपको पता चला हो, और अगर आपको लगता है कि बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है चैनल, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि ओम्स के लॉ का एक अपरिचित रूप भी होता है जिसे हमें नहीं मालूम है, लेकिन इस वीडियो पे आपने ये चीज सीखी है। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।